टाइम से कुछ स्टैंडर्ड्स डिस्कस नहीं कर रहा है आई कैप 560 का सवाल रिसेंट टाइम्स में नहीं आया। 580 भी रिसेंट टाइम्स में टेस्ट नहीं हुआ। जरा जाके देखें सवालों में आपके पास आखिरी अटेम्प्ट का सवाल कौन सा आ रहा है, तो 560 का और 580 का। दो 2022 में और 580 का हाँ तो एक साल पे जाएगा ना 580 का। तो 22-23 के बाद ये सवाल नहीं आया, यानी कि 24 में तो बिल्कुल नहीं आया। तो देयर इज अ चांस कि इस दफ़ा आई कैप 560 या 580 में से कोई एक अच्छा सवाल पूछ ले, कोई 5-7 नंबर का। इसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन का भी चांस है। इसी तरह अगर आपने गौर किया हो, एनालिटिकल बहुत टाइम से नहीं आया, सैम्पलिंग भी अच्छे खासे टाइम से लॉजिकल सवाल टेस्ट नहीं कर रहा, कन्फर्मेशन का भी इतना अच्छा लॉजिकल सवाल रिसेंट टाइम्स में नहीं आया। और रिसेंट पेपर में तो उसने सवाल पूछा है फॉर 13 मार्क्स गोइंग कंसर्न का। ये चीज़ ये हिंट करती है कि शायद इस दफ़ा उसका ध्यान 60, 80, 520, 530, 550 आरपी का भी कोई सवाल नहीं आया रिसेंट टाइम्स में। इवन 610 का भी कोई सवाल नहीं आया रिसेंट टाइम्स में। तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि रिसेंटली टेस्ट नहीं हुए, मगर ये अच्छे लेवल पे टेस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे वाला कहाँ पे आपको मिलते हैं, ग्रेड सी के अंदर। जो उसने 50 नंबर रखे हुए हैं ग्रेड सी के, वहाँ पे ये सारे स्टैंडर्ड्स को मिला कर वो टेस्ट करने जाए तो 45 से 50 नंबर का वेटेज आपको दे सकता है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर आपने ओवर रिलाई नहीं करना। ये मैं आपको पहले बता दूं, बच्चा पेपर क्यों फेल करता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि उसको वो चीज़ आ गई। तो जब भी आप तैयारी करने के लिए बैठे, बेशक 2 सवाल ही कर लें, मगर वो स्टैंडर्ड अपनी नज़रों से गुजार के जाइएगा। कभी कभी आपको लगता है तैयारी करते हुए कि यार ये तो आसान है, एग्जाम में आएगा तो मैं लिख खाऊंगा, मगर जब एग्जाम में आता है तो आपके हाथ पांव फूल जाते, लिखने में परेशानी आ जाती। शुरू करें, कम तो चलिए, चलो। आइजा 560, आइजा 560 ये स्टैंडर्ड अगर आप लॉजिकल लेके चलेंगे तो बहुत आसान है। ये स्टैंडर्ड अगर आप लॉजिकल वे में समझेंगे तो इंतहाई आसान है, बट अगर आप इसको अज़ियत के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही मुश्किल बन जाएगा। लॉजिकल कैसे करें, इसको 3 हिस्सों में तोड़ लें, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 वो फेज है जो कि ईयर एंड तक है। कहाँ तक होता है भला, कहाँ तक होता है? फेज 1 ऑडिट रिपोर्ट, वो फेज 1। फेज 2 इशू से पहले पहले और रिपोर्ट के बाद, और फेज 3 इशू के बाद। पहली फेज इज एक्टिव फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज इज पैसिव फेज। इतनी बातें याद है? अच्छा, फिर अगर आपने कभी गौर किया हो तो पहली फेज के जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड के पहले सफ़े पे मिल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि आप जनाब फेज ए में खड़े हैं तो आप क्या करेंगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो और कुछ नहीं सोचना, वो रेलेवेंट प्रोसीजर्स आपने कॉपी पेस्ट कर देने। अगर आपसे कहे कि आप फेज सी में खड़े हैं या फेज बी में खड़े हैं, तो फेज सी और फेज बी के जो प्रोसीजर्स हैं वो कॉमन है। कभी गौर किया? वो बिल्कुल कॉमन है। तो आप एक को तैयार कर लें, दूसरा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। हाँ, फेज बी में 2 मसले आते हैं। रिपोर्ट किसके पास है, रिपोर्ट हमारे पास है या रिपोर्ट उनके पास है, तो उसके मुताबिक आपको डिफरेंट टैकल करना पड़ता है। फिर एक और मसला आता है, डेट, डुअल डेटिंग। देखते हैं सवाल में, इसको समझने के लिए एक बड़ा अच्छा सवाल है, दैट इज सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चन, HACPL। सवाल रीड करें जरा।
you have recently completed the audit at an entity A at CPL, हम इसको आगे से कंपनी ए बोल देंगे. आफ्टर रिसीविंग द फाइनल ऑथेंटिक कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनी ए, आपने टीवी में देखा कि कंपनी की मेन बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई है जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन किया हुआ था और वो तबाह हो गई है, उसको आग लग गई है एडवर्सली. अनफॉर्चुनेटली कंपनी हैड नॉट मेड एनी अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग द insurance. You immediately decided to communicate with your client. When you informed your audit manager about the situation, उसने आपकी तरह कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब तो पी के सो जाओ. Not to do anything as the report have been finalized. उसने कहा कुछ ना करो क्योंकि रिपोर्ट बन चुकी है. Ignoring the response of your manager. आप ज़रा जज्बाती बंदे थे. You decided to go with the requirements of the ISA 560. आपने कहा मैनेजर की बात को नहीं मानना, मैं स्टैंडर्ड को फॉलो करूंगा, मैं अपने मैनेजर की बात नहीं मानूंगा. आप हीरो बनने के मूड में आ गए. मुझे ये बताएं कि आप किस फेज में खड़े हैं? ए में है, बी में है, सी में है? सी में है. क्यों? क्या रिपोर्ट अवाम नास तक पहुंच गई है? कहाँ लिखा हुआ? फाइनलाइज्ड फेज में है, बी में है. कंपनी के पास हो या आपके पास हो, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, मगर रिपोर्ट कंपनी तक महदूद है, अभी अवाम के हाथ में नहीं गई. तो ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है कि आप किस फेज में खड़े, क्योंकि उसी फेज से आपने फिर अपने प्रोसीजर्स को ड्रॉ करना. What exactly is your responsibility regarding this subsequent event? तो आपने बताना है कि भाईजान चूंकि ये एक्टिव फेज हमारा नहीं है तो हम सबसीक्वेंट इवेंट्स ढूंढेंगे नहीं, मगर जब हमारे सामने आ गए तो हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं. बट इफ आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बिफोर द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कोई फैक्ट हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कंपनी के बड़ों के साथ, डिटरमिन करेंगे कि क्या एफएस को अमेंड होना चाहिए या नहीं, और अगर वो अमेंड कर रहे हैं तो उनसे इंक्वायर करेंगे कि वो कैसे उसको अमेंड कर रहे हैं. IS 10 के बारे में फिर आप बताएंगे कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. तो आपके नजदीक आग लगना एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? नॉन एडजस्टिंग. तो आपने IAS 10 की बात भी कर देनी है कि ये इवेंट कौन सा है? नॉन एडजस्टिंग. तो सबसे पहले अगर सवाल आपको आता है तो स्टेप 1 क्या है? आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं. और वो कैसे करेंगे? आप देखेंगे उस रिपोर्ट को और उन 3 फेजेस को. अगर फेज ए में खड़े हैं, बी में खड़े हैं या सी में खड़े हैं. फेज ए सब्सिक्वेंट इवेंट है? नहीं. फेज बी और फेज सी है. फेज बी पैसिव फेज है, फेज सी भी पैसिव फेज है. फिर आपने बतानी है आपकी जिम्मेदारी, यानी कि आपकी जिम्मेदारी एक्टिव है या पैसिव है. स्टेप 2, आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है एज पर ISA 10, जो कि अभी हमने यहां पे भी देखी है. अगर आपने गौर किया हो तो एज इन द गिवन सिचुएशन नॉन एडजस्टिंग इवेंट आ रहा है, जो कि IS 10 के मुताबिक मैं इसको अकाउंट फॉर एंट्री फॉर्म में तो नहीं करूंगा. किस तरह करूंगा? डिस्क्लोज फॉर्म में करूंगा. और अगर ये डिस्क्लोजर ना दिया हो या दे दिया हो मगर अधूरा हो तो क्या बन जाएगी? मटीरियल मिसस्टेटमेंट बन जाएगी. अच्छा जी, पार्ट बी, व्हाट आर द एक्शंस दैट यू आर प्लानिंग टू टेक. अब आप क्या एक्शंस लेंगे? आप क्या एक्शंस लेंगे? ये डिपेंड करता है कि रिपोर्ट किसके पास है. एज द इवेंट इज नॉन एडजस्टिंग, वी वुड बी रिक्वेस्टिंग द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम उनसे कहेंगे कि भाई क्या करो, उसको डिस्क्लोज करो. अगर मैनेजमेंट हमारे साथ एग्री नहीं होती तो हम देखेंगे कि इशू मटेरियल है या इशू मटेरियल एंड परवेसिव है. मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स.
और अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाती है कि ठीक है हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे, तो देखना है कि क्या डिस्क्लोजर प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया गया है तो 700 के अंदर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देके आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। अगर डिस्क्लोजर सही से नहीं दिया गया, एक है बिल्कुल ही ना देना और एक है दे देना मगर उसको प्रॉपरली एडिक्वेटली प्रेजेंट ना करना। इफ द डिस्क्लोजर हैज नॉट बीन प्रॉपरली गिवन एज पर द फ्रेमवर्क, वी वुड बी इशूइंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन अगर मटीरियल है, और अगर परवेसिव मसला है तो एडवर्स ओपिनियन। और अगर डिस्क्लोजर प्रॉपरली गिवन है एज पर फ्रेमवर्क और हमें उसको अलग से हाईलाइट करने की भी जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड कर दूंगा, जिससे मेरी रिपोर्ट तो मॉडिफाई नहीं होगी मगर मेरी जिससे मेरी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगी मगर रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? उसके बाद ऑडिटर्स एक्शन। अगर मैनेजमेंट कहती है ठीक है हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे, तो आपने बाकायदा देखना है कि क्या उन्होंने सही से किया या नहीं किया। तो इसके लिए आपको अपने सबसीक्वेंट इवेंट्स के ऊपर लगाए हुए प्रोसीजर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मैनेजमेंट उस तरह से उसको डिस्क्लोज नहीं करती तो फिर आप उनको मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे जिसके अंदर ओपिनियन कौन सी आ रही होगी, मॉडिफाइड। और अगर रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, फिर क्या होगा, अगर रिपोर्ट आपके पास नहीं है, एंटिटी को दे दी हुई है और आपको डर है कि वो किसी भी टाइम पे इसको इशू कर देंगे, तो फिर आप उनके ऊपर लीगल एडवाइसेस की तरफ जा सकते हैं। इफ आवर रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, वी शैल नोटिफाई मैनेजमेंट के भाई चेंज किए बिना आप इसको पब्लिश नहीं करेंगे। और अगर वो विदाउट अमेंडमेंट्स पब्लिश कर देती हैं तो फिर आप उनके ऊपर लीगल क्लेम्स या लीगल एक्शंस ले सकते हैं। Am I clear? ये एक सवाल में पूरा स्टैंडर्ड, फेज बी कंप्लीट आपको इस एक सवाल में मिल जाता है। ये पूरा फेज बी का सवाल है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आई स्टैंड क्या कहता है, रिपोर्ट आपके पास है तो क्या करना है, रिपोर्ट उनको दे दी हुई है तो क्या करना है, ओपिनियन अगर मॉडिफाई हो रही है तो किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, डिस्क्लोजर दिया है तो क्या करेंगे, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, दिया है मगर अधूरा है फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। आपने इस टेबल को ज़हन में रख लेना। ये टेबल उसी तरह से डेवलप हुआ हुआ जिस तरह 705 706 का था, मगर इसमें अब लिंक है क्या 560। पहला स्टेप क्या है, आस्क द मैनेजमेंट टू एडजस्ट या डिस्क्लोज। ये दो वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं, अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो एडजस्ट होगा, अगर नॉन है तो डिस्क्लोज होगा। अच्छा, अब दो बातें होंगी, मैनेजमेंट एग्री करेगी और वो एग्री नहीं करेगी। अगर वो एग्री नहीं करती है तो देखना है मटेरियल है या परवेसिव है। मटेरियल करेंगे तो क्वालिफाइड, और अगर मटेरियल एंड परवेसिव होगा तो एडवर्स। इस तरफ आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, डिस्क्लोज कर देंगे, तो क्या आंख बंद करके यकीन कर लूं? नहीं, उनके डिस्क्लोजर को प्रॉपर्ली चेक करना है कि उन्होंने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया या रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया, मटेरियल परवेसिव, क्वालिफाइड या एडवर्स। प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दिया है, फिर देखना है कि मुझे हाईलाइट करने की जरूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो सादी अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाली अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अगर जरूरत है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट में ही एम्फेसिस डाल के रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं। मैं पानी पी लूं। तो अदर मैटर आ जाएगा। हाँ जी, ऑटम 22 पहला सवाल अकाउंट्स का था ना, तो बिल्डिंग जल गई है तो बिल्डिंग की वैल्यू पीपी में नहीं आ रही होगी। हाँ जी, द डायरेक्टर्स ऑफ हेक्सो लिमिटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स अप्रूव द एफएस ऑन 7 सितंबर 2022, जबकि ईयर एंड क्या है
23 जून 2022। Before signing the audit report, it was revealed that the retailers are returning their products to the distributors. On inquiry, it was found that certain batches were not processed correctly और उनका काफ़ी बुरा टेस्ट था. Closing inventory also contained finished good from those batches. Adjusting है कि नॉन एडजस्टिंग है? एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? एडजस्टिंग इवेंट है. कैसे पता चला? क्योंकि पहले से बैचेस बन चुके थे, चीज़ें हमारे सामने थी. तो अब चूंकि एडजस्टिंग इवेंट है, मुझे डिस्क्लोज करना है या मुझे एडजस्ट करना है? मुझे एडजस्ट करना है. मुझे बताएं हम किस फेज में खड़े हुए हैं? हम फेज ए में हैं, फेज बी में हैं, फेज सी में हैं? अभी रिपोर्ट पे साइन हो गए? नहीं हुआ. तो हम फेज ए में खड़े हुए हैं. ये बताइए. मैं जरा आपकी नॉलेज चेक करूंगा सवाल में. मुझे भी लॉजिक बताना आप लोगों ने बगैर देखे कि कोला लिमिटेड जो नेगोशिएट कर रही है टू एक्वायर ऑरेंज लिमिटेड, तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग. क्यों? ईयर एंड से पहले पहले तो सब कुछ हो गया. यू आर द ऑडिट मैनेजर, ठीक है. ईयर एंड क्या है? 30 जून 22. हमारा एक क्लाइंट है, उसका नाम क्या है? कोला लिमिटेड. वो नेगोशिएट कर रहा है टू एक्वायर नेक्स्ट लिमिटेड. चलो नेक्स्ट कर लो. सिंस अप्रैल 2022, ईयर एंड क्या है? 30 जून. तो अप्रैल तो पहले आता है जून से. ऑन 15 जून, देखें ऑन 15 जून प्रिंसिपली एग्रीड भी हो गया कि हमने ओवल को एक्वायर कर लेना है एट अ प्राइस ऑफ ₹4 बिलियन. ईयर एंड से अंदर अंदर एग्री भी हो गया. हाउ एवर एग्रीमेंट बस साइन जाके 10 जुलाई को हुआ. पेपर वर्क नहीं हुआ और कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ. अच्छे दो जवाब आए. रीजन बिंग दैट कि देखें, अगर मैं इसको एडजस्टिंग इवेंट मान लूं तो हम क्या करेंगे? हम इसको जब ग्रुप अकाउंट्स में दिखाएंगे तो दोनों को जोड़ के दिखा रहे होंगे ग्रुप के अंदर. अगर मैं इसको एडजस्टिंग इवेंट मान लूं तो कोला और ऑरेंज के जो अकाउंट्स होंगे कंसोलिडेटेड दिखाने पड़ेंगे, जो कि अभी हमने असल में तो हमारे हाथ ये लगी ही नहीं. तो ये फिर एसेट्स को हम बहुत ज़्यादा ही ओवरस्टेटेड दिखा रहे होंगे, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के खिलाफ है. कौन से वाले? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के खिलाफ. डिस्क्लोज कर देंगे. डिस्क्लोज कर देंगे कि हमारा उनके साथ ये एग्रीमेंट चल रहा है और वी आर नियर टू एक्वायर दिस कंपनी. और अगर ये डिस्क्लोजर आपको अलग से दिखाने की जरूरत है तो उसके लिए क्या करेंगे? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल देंगे. ये पॉइंट समझ आया? यस सर. पक्की बात जी. डिस्क्लोज करेंगे और अगर उसको हाईलाइट करना है तो फिर एम्फसिस डाल देंगे. डन. मेगा मोटर्स पढ़े. MML offers 3-year warranty for its products. कंपनी ने वारंटी ऑब्लिगेशंस को असेस किया टू बी 20 million for the year ended. Directors have approved the financial statements on 6 सितंबर. Just before signing the audit report, आपकी टीम को पता चला कि एक लेटेंट डिफेक्ट है कंपनी के प्रोडक्ट्स में. ये इफेक्ट पहले डिस्कवर ना हुआ, ना हमें पता था, ना ही उनको पता था. तो आप किस फेज में खड़े हैं पर ये बताइए. Just before signing the audit. तो आप फेज 1 में खड़े हैं, 2 में खड़े हैं, 3 में खड़े हैं? 1 में खड़े हैं. अब टेक्निकली ये सवाल सब्सिक्वेंट का होते हुए एक तरफ और आपको लेके जाएगा, प्रोविजंस. आपने जब इसके अंदर इसको इवेलुएट करते टाइम डिस्क्लोजर्स लिखने हैं तो आपको IAS 37 वाली बातें लिखनी पड़ेंगी. जब आप इसके प्रोसीजर्स बना रहे होंगे तो आपने 37 वाली बातें भी इसमें ऐड करनी होंगी. वो बातें जो आपको मैंने बताई थी चैप्टर नंबर
स्टैंडर्ड के फर्स्ट पेज पे है वो तो लिखनी है, मगर उसी के अंदर आप बताएंगे कि इस पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए मुझे मजीद ये वाले प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। और वो कहाँ से आएंगे? 37 की कंप्लाइंस आती है, पक्की बात है। डॉन होटल्स, डॉन होटल लिमिटेड वॉज सेवरली डैमेज्ड बाय फ्लैश फ्लड। कब आया? 31 अगस्त 2021। Initial assessment of the incident shows that significant repairs are required and the hotel would not be operational for at least a month. Audit report 30 June has not yet been issued. Issue नहीं की, फेज A, B, C, B, मगर ये बताया कि रिपोर्ट किसके पास है? नहीं, तो दोनों बातें करनी पड़ेंगी। अगर रिपोर्ट हमारे पास है फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट उनके पास है फिर क्या करेंगे। अब टेक्निकली ये छापा है, ये बिल्कुल आपने किताब से प्रोसीजर्स को उठा के एज इट इज प्लेस कर देना है, बस ऊपर आप ये कहानी को मोल्ड कर देंगे और बता देंगे कि अगर रिपोर्ट हमारे पास है फिर क्या होगा और रिपोर्ट उनके पास है तो क्या होगा। वो बड़ा सवाल आ गया जी, सोचे जरा, हैव अ गो, हैव अ ट्राई। चुप कर दे, अब सवाल बड़ा आ गया उनसे कर लो पैन जी जी बताएं सर। यहाँ पे ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जो आपने करवाया था, ठीक है जी। अगर एक एरिया है वो प्रॉन टू नेचुरल डिजास्टर है तो क्या तब उस केस हाँ, अगर वो प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर है और हमारे पास कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिकेटर्स हैं कि किसी भी टाइम पे इसमें मसला आ सकता है तो दैट वुड बिकम एडजस्टिंग इवेंट। फिर देखना पड़ेगा कि कंपनी ने उसकी सेफ्टी और बैकअप के लिए क्या इंतजाम किए हैं, वो मुनासिब हैं या नहीं है, तो उसके लिए IS 10 पढ़ना पड़ेगा। लॉस एंजलिस में आग लगी थी, उसका क्या प्रोसीजर? क्या हुआ? लॉस एंजलिस में तुम जिंदगी पहले पूछ ले लॉस एंजलिस ऐसे पूछ रहा हूं सर, इंश्योरेंस वाला जो आपकी लाइफ में आके आपने आग लगाई हुई है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रही। प्रिंटे वाली वीडियो देखी आ रही है। इसका हिसाब ये है कि सर अगर चोरी हुई है ना तो वो एडजस्टिंग है। भला कैसे? सर देखिए, चोर प्लान तो कर रहे होंगे ना पहले, तो वो भी क्या है? नॉन एडजस्टिंग है। ये सवाल करके बता, ये क्या है? पढ़ लिया? क्या बात। Your firm is the auditor of MAB Limited, a company listed on Pakistan Stock Exchange for the year ended 30 June 2023. Company had issued its financial statement on 1 सितंबर 2023 जिसमें PBT है 1700 मिलियन जो कि उन्होंने डिस्क्लोज किया। ऑन 10 सितंबर ईयर एंड क्या? 30 जून। और FS इशू कब हो रही है? 1 सितंबर को। तो हम फेज 3 में एंटर हो चुके हैं, बस ये पूछना था आपसे। ऑन 10 सितंबर एन ऑनगोइंग लिटिगेशन एट द अपेलेट फोरम वाज डिसाइडेड अगेंस्ट MAB resulting in a liability of rupees 500 million to the taxation. This was previously disclosed as the contingent liability statement. कंपनी की जो लीगल टीम है is of the view that the liability would amount to rupees 150 और वो कितना कह रहे हैं? 500. And they have decided to file an appeal to the higher judicial forum. Considering the legal team's advice, कंपनी के मैनेजमेंट has decided to amend its provision. अब वो कहाँ पे ले आए हैं उसको? 150 पे ही ले आए हैं। एंड जो बाकी का 350 है उसको डिस्क्लोज कर दिया है एज कंटिजेंट लाइबिलिटी। सर जी ये सवाल ऑडिट का नहीं है, ये सवाल R2 का IAS 37 का है जिसमें आपने ये बताना है कि अब हम क्या करेंगे, क्या ये हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी है
या नहीं है, प्रोविजन है या नहीं है, इसका ऑडिट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि ये फेज सी है, उसके अलावा इसमें कोई ऑडिट नहीं है। इसका जरा जवाब पे पहुंचे, खोलें जवाब इसका। मैं आपको दिखाऊं कि उसने कितनी बातें की हुई हैं 37 की, और मैं क्यों बार बार कहता हूं कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए। पेज नंबर बताइएगा। ये पेज नंबर क्या है बताएं? 382। देखें, द इफेक्ट ऑफ ₹350 मिलियन विल बी 23% ऑफ द रिवाइज्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना? 1550। ये इसने रिवाइज्ड कैसे निकाला? वो 150 से उसने लेस कर दिया, ठीक है। सिंस द इफेक्ट इज कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, तो ये उनके लिए क्या बन गया? मटीरियल। यहां तक चल रहा है मेरा ऑडिट। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द प्रोविजन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर ₹500 मिलियन, कहता है अगर ऑडिटर वो 150 को अलग ना करे और उसका फैसला यही हो कि नहीं 500 से क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए? प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल इन नेचर होगी, और ऑडिटर क्या करेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, और वो सारी बातें क्वांटिफिकेशन वाली वो कहाँ बता देगा? बेसिस फॉर ओपिनियन में बता देगा। हाउएवर इफ द ऑडिटर एग्रीज विद द लीगल टीम, तो फिर वो एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर देगा। अब इस तरह का जवाब क्यों है? पता क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि जो बच्चा पेपर देने के लिए आया है उसको भी IAS 37 ठीक से नहीं आता होगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं आता होगा, या आता भी होगा तो वो भूल भाल गया होगा। नीचे आए जरा, नीचे वो सारी बात वही कर रहा है कि हम अमेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डाल देंगे एम्फेसिस, ये सारी बात हम कर चुके हैं। मगर इसने ऊपर पक्का फैसला क्यों नहीं किया कि ये 350 और 150 होना चाहिए या सारी की सारी प्रोविजन होनी चाहिए? श्योर नहीं था। मगर अब बच्चे क्या कर रहे होंगे? बच्चे एक तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं भी आ रहा, परेशान हो रहे हैं, तो आप भी उसको दो तरफा फैसले में डाल सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि अगर तो ये वाले हालात हैं तो इस तरह की बात होगी, और अगर ऐसे हालात हैं तो हम इस तरह से अपनी ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप श्योर नहीं हैं, अगर आप श्योरिटी के साथ नहीं चल रहे, तो आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग अच्छी आती हो। अगर अकाउंटिंग वीक है तो फिर मसला आ सकता। तो यही स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने बार बार देखने हैं, 16, 36, 38, 37 और IAS 10 और IAS 2। देखिए यही आपको काम आएंगे रिपोर्ट्स में, यही काम आएंगे सब्सीक्वेंट में, और यही काम आएंगे रिस्क के सवालों। जब आपसे वो कहता ना कि निकालो बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, तो वो कहां से आते हैं? अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को यूज करके ही आप वो निकाल पाते हैं। तो खुदारा इनके ऊपर एक अच्छी ग्रिप हासिल कर लें अगर आपने कामयाब होना है तो। बात समझ आ रही? ये सवाल देखें जरा, सवाल पढ़िएगा। हम आखिरी टाइमलाइन में घुस चुके हैं, बस 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से ये सवाल देखिएगा। हाँ जी, PGL has used the fuel price as at 30 June to value its fuel inventory। मगर बाद में फ्यूल की प्राइस 500 से बढ़ के कितनी हो गई? 750। PBT है 2000 मिलियन। क्या करें? वो तो चलो ठीक है, इन्होंने क्या किया? ईयर एंड के अंदर में चेंज हो रहा या बाद में चेंज हो रहा? तो क्या मुझे फ्यूल की प्राइस बढ़ा देनी चाहिए? 750 पे ले जाऊं? क्यों? वो तो बढ़ गया फ्यूल। और कोई रीजन दे सकते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और NR।
इन्वेंट्री कभी भी हायर अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं होती, बेशक वो बढ़ ही क्यों ना रही हो। तो उसके तहत आप इसको 500 से बढ़ाएंगे नहीं। हाँ, जो 250 का फर्क आ रहा है वो फिर आप कहाँ पे बता देंगे, डिस्क्लोजर में डाल देंगे। मगर ये कौन बताएगी, मैनेजमेंट। आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि इसको अलग से दिखाने की जरूरत है तो एम्फोसिस डाल दें। देखें जरा, गोइंग कंसर्न भी हिट हो रहा है इसमें। Management of WL believes that WL may not be a going concern. Consequently, they have prepared their financial statements on ये liquidation basis क्या होती है? ये वो बेसिस है जहां पे हम फेयर वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू ले रहे होते हैं, हम कैरिंग वैल्यू काउंट नहीं कर रहे होते। तो अगर ऐसा हुआ है, सुने, अगर ऐसा हुआ तो कैसे मैं वेरीफाई करूंगा कि ये ठीक किया इन्होंने? क्या करूंगा, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। एक्सपर्ट को बुलाकर मैं इसकी पहले सारी मार्केट वैल्यूज देखूंगा, ठीक लग रही हैं तो साफ रिपोर्ट दे दूंगा, और उस साफ रिपोर्ट में फिर क्या आएगा, गोइंग कंसर्न का पैरा। और अगर इनकी चीजें ठीक नहीं है तो फिर मैं रिपोर्ट अपनी खराब कर दूंगा। एक सवाल बड़ा मजे का है, यही सवाल है बेसिकली, जिसमें ना 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट 705 706 का है, एक पार्ट 560 का है, और एक पार्ट 570 का है। इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि आपको वो एक ही सवाल में 3 डिफरेंट पार्ट्स दे दे, एक 560 का और एक 570 का और एक 705 706 का। ले जनाब, हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे अपना सेशन रन कर चुके हैं। नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे हुआ। सुने, कल का टारगेट क्या है, सुन के जाइएगा। कल हम लोगों ने क्या करना है, सैंपलिंग, कंफर्मेशन और इन्वेंट्री। होश ही कोई नहीं है। सैंपलिंग, कंफर्मेशन और इन्वेंट्री, काउंटिंग। और परसों क्या है, फ्रॉड और रिस्क। बिरयानी खाएंगे, परसों खाएंगे, परसों सही रहेगा सर, चलो इन्होंने कह दिया रहने दो, ठीक है, इन्होंने कह दिया रहने दो, मैं आपकी कदर करता हूँ। नहीं, मैं आई एम स्पीकिंग बाय हार्ट। खानी है, लास्ट डे खानी है, डन करें, मगर फिर आपको आना भी पड़ेगा। तो बेशक आप टॉपिक के लिए आए या ना आए, बिरयानी के लिए आ जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।